नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जून एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकॉर्ड की हैट्रिक। सेंसेक्स निफ्टी बैंक ने बनाया नया इतिहास। सेंसेक्स 499, निफ्टी 155 अंक चढ़कर 19,000 के करीब बंद। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, गन्ने की एफआरपी बढ़ी। सल्फर कोटेड यूरिया पीएम प्रमाण स्कीम को भी हरी झंडी। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। यूसीसी पर एक्शन में सरकार। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। समान नागरिक संहिता पर चर्चा। उत्तराखंड में 1 महीने में यूसीसी लाने की तैयारी। इधर आपने किया यूसीसी का समर्थन। मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड बैठक आज। म्यूचुअल फंड निवेश पर लगने वाली फीस के स्ट्रक्चर में बदलाव पर लग सकती है मुहर। आईपीओ लिस्टिंग की टाइमलाइन 6 से घटाकर 3 दिन कराने का भी फैसला। भारी बारिश से मुंबई पानी, ट्रैफिक की रफ्तार थमी। गोवा में कई इलाकों में जल जमाव। ऑरेंज अलर्ट कल तक के लिए जारी। बरसोवा बांद्रा सी लिंक, वीर सावरकर सेतु और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम अटल सेतु होगा। महाराष्ट्र के शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला। WS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सुधरा भारत। पहली बार टॉप 150 में आया IIT बॉम्बे। दिल्ली और अन्ना यूनिवर्सिटी को भी मिली जगह। वर्ल्ड रैंकिंग में MIT नंबर 1। और खबरों की शुरुआत सीएनबीसी आवाज की खबर पर जो मुहर लगी है उससे करेंगे, क्योंकि आज केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ने की जो एफआरपी है उसे बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सल्फर कोटेड यूरिया की अगर बात करें और पीएम प्रमाण स्कीम की अगर बात करें तो इसे भी मंजूरी मिल गई है। CCEA ने 2025 तक 3 साल 3,68,000 करोड़ की यूरिया सब्सिडी स्कीमों को भी मंजूरी दे दी है। पराली और साथ ही गोबर जैसी एग्री वेस्ट खाद बनाने के लिए 1451 करोड़ की स्कीम को मंजूरी मिली है। तो वहीं मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए पीएम प्रमाण स्कीम को भी हरी झंडी दे दी गई है। इस स्कीम का ऐलान बजट में किया गया था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने एफआरपी बढ़ाकर गन्ना किसानों को अब तक का सबसे ज्यादा मूल्य दिलाने का प्रयास किया है। 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा। और कैबिनेट के इस फैसले को विस्तार से समझने के लिए चलते हमारे साथ असीम मनचंदा इस वक्त साथ हैं उनके पास। असीम, बताएं जरा इस खबर की पूरी डिटेल क्या है। देखिए, सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि मोदी सरकार किसानों को लेकर के बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रही है। इसमें खासतौर पे कि जो गन्ना है किसानों को राहत मिल सकती है। गन्ने का एफआरपी 10 रुपए बढ़ सकता है और 315 रुपए प्रति क्विंटल हो सकता है। उस फैसले के ऊपर मोहर लगी है। कैबिनेट ने आज उसको मंजूरी दे दी। इसके अलावा हमने बताया था कि फर्टिलाइजर सेक्टर में भी बड़े पैकेज लाने की सरकार तैयारी कर रही है। तो 4 आज बड़ी घोषणाएं फर्टिलाइजर सेक्टर को भी हमको देखने को मिली। पहला तो अगले 3 साल के लिए सब्सिडी को पहले से ही मंजूरी दे दी गई है। दूसरा ये कि पीएम प्रणाम स्कीम, जिसमें कि ऑर्गेनिक खेती को अगर राज्य बढ़ावा देंगे तो उनको 50% तक सब्सिडी केंद्र सरकार वापस देगी, उसको भी मंजूरी मिल गई। जो सल्फर कोटेड यूरिया है उसको भी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। जल्दी सरकार इसको लॉन्च करेगी और जहां पर भी नाइट्रोजन की कमी होगी वहां पर इसकी मार्केटिंग की जाएगी। वहां पर किसानों को सल्फर कोटेड यूरिया दिया जाएगा ताकि वहां पर उनकी जमीन की उर्वरकता जो है वो बढ़ सके। इसके साथ साथ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत 1450 करोड़ रुपए की हरी झंडी दी गई है। तो ये 4 प्रोग्राम है जो कि जिसके लिए फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए मंजूरी दी गई है। तो एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज की खबर के ऊपर मोहर लगी है, जिसमें हमने पहले ही बता दिया था कि कैबिनेट ये डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि किसानों को फायदा होगा। अब ये 4 बड़े फैसले हमको कैबिनेट की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम।
और कैबिनेट के फैसलों के बाद अब बात करेंगे बाजार की, क्योंकि आज आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की ही बात करें तो दोनों ने ही लाइफ टाइम हाई बनाया है। निफ्टी पहली बार आज 19,000 के पार गया तो सेंसेक्स ने अपना नया शिखर छुआ। तो बड़े दिन पर बात भी बड़ी थोड़ी करेंगे। हमारे साथ इसके लिए जुड़ रहे हैं रिसर्च हेड आशीष वर्मा और साथ ही सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा भी इस वक्त साथ हैं। दोनों से हम बात करेंगे। आशीष से बाजार की पूरी जर्नी को हम समझेंगे, लेकिन सुमित से भी हम समझेंगे आज इस बड़े दिन को और सेक्टर्स का हाल, साथ ही आज बाजार का मूड और माहौल। सबसे पहले सुमित के पास चलते हैं। सुमित, आज दिन बहुत बड़ा रहा, बाजार का एक्शन काफी ज्यादा आज देखने को मिला। इस एक्शन में जो सेक्टर्स का एक्शन था वो कैसा रहा? देखिए, 142 सत्रों बाद आज भारतीय बाजारों ने नया इतिहास दोबारा रचा है। नया ऑल टाइम हाई हिट हुआ और ना केवल ऑल टाइम हाई हिट हुआ बल्कि 19,000 का जो आंकड़ा है वो भी पार होते हुए दिखाई पड़ा है। तो 19,000 के आंकड़े में भी एक बड़ा जंप देखने को मिला। तो कुछ आंकड़े आज के लिए जो है, सबसे ज्यादा तेजी जहां रही अदानी एंटरप्राइजेस 5% की तेजी निफ्टी के टॉप गेनर्स में। अदानी के दोनों शेयर, ब्लॉक डील का इंपैक्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ऊपर, बजाज ऑटो करीब 2% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो एचडीएफसी लाइफ प्रॉफिट टेकिंग ब्लॉक के बाद, टेक महिंद्रा करीब 1% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 0.5% नीचे और बजाज फिनसर्व रफली 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां तो दिखाई पड़ी। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो जेबीएम ऑटो 13% ऊपर, ईपीएल 8% ऊपर, क्वेस्कॉप 5% ऊपर और पीएफसी रफली 5% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में नारायण हृदयालय करीब 4.25% नीचे, रेन इंडस्ट्रीज 3.5% नीचे, मेट्रोपोलिस 3% नीचे और एनबीसीसी करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल के बढ़ने वाले शेयरों में अदानी एंटरप्राइजेज, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील 1 से लेकर 5% तक का उछाल यहां देखने को मिला। और आज फार्मा का दिन था, इसमें ग्लैंड फार्मा 5% ऊपर, टोरेंट फार्मा 4% ऊपर, ग्लेनमार्क फार्मा 3% ऊपर और एबट करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। तो कुछ अच्छी बाइंग आज आपको फार्मा, मेटल, सिलेक्टिव आईटी और हैवी वेट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। जी, तो ऑल टाइम हाई आज बाजार और काफी अच्छा आज बाजार का मूड माहौल रहा, उसमें सेक्टर्स का भी ये हाल। अब रिसर्च हेड आशीष वर्मा जी से समझेंगे बाजार की ये पूरी जर्नी। आशीष जी, बताएं जरा निफ्टी की ये शानदार जर्नी के बारे में, जरा समझाइए हमें भी। आप सबको निफ्टी के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने की ढेरों बधाइयां। एक काम करता हूं, पिछले हाई से इस हाई की जर्नी को कैप्चर करके समझाता हूं बाजार में दरअसल इस दौरान हुआ क्या। लंबा समय लगा, 6 महीने से ज्यादा का सफर, टू बी प्रिसाइज 142 ट्रेडिंग सेशंस लगे हमको पिछले हाईस को रीगेन करने में। हमने पिछले हाईस कब छुए थे? 1 दिसंबर 2022 को, जब 18887 के स्तर निफ्टी ने छुए थे। तब से लेकर अब तक की जर्नी में मिड मार्च का एक समय था, आपको याद होगा, जब प्रेशर बढ़ रहा था, 16,800 तक के स्तरों के करीब भारतीय बाजार गिरे थे। हाँ, वहां से अब तक महज 3.5 महीने में निफ्टी ने तगड़ा रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 12-12.25% के आसपास का। और आई एम श्योर ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, हमको, आपको इस मोमेंटम ने सरप्राइज किया होगा। अच्छा, फंडिंग आई कहां से, पैसा आया कहां से? बिना पैसे, बिना लिक्विडिटी के बाजार चलता नहीं है। एफआईडीआईज के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे। एफआईज ने दरअसल इस दौरान 22,000-23,000 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली करी है, पर यह हमारा आपका पैसा है जो बाजार को संभाले हुआ था और बाजार की उछाल में मदद कर रहा है। डीआईआईज की तरफ से 1,10,000 करोड़ रुपए झोंके गए। पर यह सच है कि एफआईआईज के मूड माहौल के बिना बाजार चलते नहीं है। एफआईआईज का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे मंथली पहले दबाव था, पिछले 4 महीनों से एफआईआईज के ग्रीन बार्स हैं, यानी कि नेट एफआईआईज भारतीय बाजारों में अब पैसा झोंकते हुए। वो डीआई का ही ऐसी बार रख दिया मैंने दिसंबर ऑनवर्ड्स। ये वो समय था जब गजब की डीआईएस की बाइंग, ये वो समय था जब भारतीय बाजार में तगड़ा प्रेशर था, अलग अलग खबरें थी, पर हम बहुत ज्यादा गिरे नहीं। ये हमारी डोमेस्टिक बाइंग थी जो मार्केट्स को दरअसल सपोर्ट कर रही थी, और अब एफआईआईज की बाइंग थ्रस्ट देती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, मिड कैप की पॉकेट में गजब का अंडर परफॉर्मेंस था, डिसअपॉइंटमेंट था हम खासतौर पर रिटेल के लिए। लेकिन पिछले हाई से इस हाई के बीच में 142 ट्रेडिंग सेशंस में मिड कैप इंडेक्स ने 10% के तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। कह लीजिए कैचअप प्ले कर रहे थे, कह लीजिए आउट परफॉर्म कर रहा था ये मिड कैप्स का पॉकेट। मिड कैप्स पे आई गया हूं तो कुछ सेक्टर्स समझाता हूं आपको। पहले बैंक्स और बैंक्स का ब्रेकअप स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक ने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर उसने भी जड़े इस जर्नी में, लेकिन पिछले हाई से इस हाई के बीच में 2.25% के आसपास के रिटर्न्स। सरकारी बैंक तो दबाव में थे, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में पिछले कुछ दिनों में ऑफ लेट आपने देखा हो खरीदारी, उसके चलते 2.25% पिछले हाई से इस हाई के बीच में चला। तो बैंक तो पस्त थे, तो फिर कमाई या फिर तेजी आई कहां से?
आपको याद होगा चैनल पे हम बार बार हाईलाइट कर रहे थे डोमेस्टिक थीम्स पे फोकस करिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एफएमसीजी, रियल एस्टेट, ऑटोज, ये वो पॉकेट्स हैं। पिछले 142 दिनों में इस तरह का गजब का परफॉर्मेंस इन पॉकेट्स ने डिलीवर करा है। और जो ग्लोबली लिंक्ड थीम्स हैं जैसे कि कोई आईटी, कोई मेटल्स, ये पस्त थे। आईटी तो इनफैक्ट ये हैवी वेट पॉकेट 7.5% करेक्ट होकर आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। अब कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे लेकर जाता हूं और इस तेजी को तूल देने में, तेजी में मदद करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हैवी वेट आईटीसी का है। इस दौरान 142 ट्रेडिंग सेशंस में 32.5% के रिटर्न्स, निफ्टी का टॉप परफॉर्मर। ऑटोज की मैंने सेक्टरल दिखाया था अच्छा मोमेंटम। कोई टाटा मोटर्स, कोई बजाज ऑटो 25 से 30% की तेजी डिलीवर करके गए। और ना सिर्फ आईटीसी हैवीवेट के तौर पे, एक और हैवीवेट था लार्सन एंड टूब्रो, 14% का मोमेंटम। ये दो हैवीवेट्स हैं जिन्होंने खासतौर पे बाजार की मदद करी थी। और ना सिर्फ आईटीसी, एफएमसीजी में कोई नेस्ले, कोई टाइटन, कोई ब्रिटानिया जैसे कंजम्पशन थीम्स गजब का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करके गए। दबाव कहां था, लेगार्ड्स कौन से थे? अदानी ग्रुप। ये सच है पिटाई के बाद लोअर लेवल से अदानी स्टॉक्स रिकवर हुए, पर फिर भी अदानी एंटरप्राइजेस इन 142 ट्रेडिंग सेशन पे 40% गिरा। अदानी पोर्ट 17.5% करेक्ट होता हुआ नजर आया। और दिक्कत थी आईटी से, कोई इन्फोसिस 22.5% करेक्ट हुआ। प्लेट फ्लिप होगी तो कोई टीसीएस नजर आएगा 8-9% की कमजोरी। और इवन हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने परफॉर्म नहीं करा, एसबीआई तक 6-6.5% की कमजोरी दिखाता हुआ नजर आया। यह है वो कहानी, यह है वो जर्नी भारतीय बाजारों के पिछले हाई से इस हाइस के बीच में। तस्वीर इंटरेस्टिंग है, अच्छा मोमेंटम। अब हाइस के आसपास कंसर्न्स होते हैं कभी कभी वैल्यूएशंस को लेकर कि स्ट्रेच्ड हैं, कुछ कंसर्न्स मॉनसून को लेकर थे। वैल्यूएशंस को लेकर ज्यादा कंसर्न स्ट्रीट में इस समय नजर नहीं आ रहे, ध्यान रखिएगा। और मॉनसून होपफुली जिस तरह से ऑफ लेट पिकअप हुआ है, हालात जल्द पटरी पे आते हुए नजर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आशीष जी, और बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका भी तमाम डिटेल्स के लिए। तो इसी के साथ निफ्टी ऑल टाइम हाई पे। और अब बात करेंगे मार्केट रेगुलेटर सेबी की, जिसकी आज अहम बैठक होनी है। म्यूचुअल फंड निवेश पर लगने वाले जो फीस है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव समेत कुछ बड़े फैसले आज इस बैठक में हो सकते हैं। इसमें और क्या फैसले होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं यतिन। यतिन बताएं जरा, आज सेबी की इस बैठक में क्या कुछ अहम निकल कर आ सकता है? देखिए, जहां तक कि आज की सेबी बोर्ड बैठक का सवाल है, क्लियरली बहुत सारे मुद्दे फोकस में है, लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा इस बोर्ड मीटिंग में जिसका फैसला होने वाला है वो म्यूचुअल फंड टीईआर यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो, जहां काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स के खर्चे और वो खर्चों पे जो जीएसटी है उसको इंक्लूड करने की बात रेगुलेटर कर रहे हैं। इसके अलावा जो टीआर रेशियो होना चाहिए एयूएम के मुताबिक होना चाहिए। तो जो छोटा एयूएम है जिस एएमसी कंपनीज का, उनका एयूएम शायद थोड़ा ज़्यादा दे दे सेबी, लेकिन जहाँ तक कि बड़ी एमसी कंपनीज का सवाल है, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो शायद आपको कम होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा आईपीओ की टाइमलाइंस पे भी सेबी वर्क ऑन कर रही है। शायद इस बोर्ड बैठक में सेबी ये अप्रूव कर दे कि जो लिस्टिंग का टाइम है और जो आईपीओ बंद होने का टाइम है उसके बीच का जो 6-7 दिन का साइकिल है उसको घटा के 3 दिन कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो भी एक अहम चीज़ है जो आज की बोर्ड बैठक में डिस्कस किया जा सकता है और फैसला आ सकता है वहाँ भी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हाई रिस्क फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, इनको भी अपने केवाईसी को दुरुस्त करना होगा। जो एयूएम अगर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होगा तो केवाईसी और डिस्क्लोजर ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली देने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एफपीआईज की बात करें तो जो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज हैं उनका कोई कनेक्शन है कि नहीं प्रमोटर्स के साथ, उस जो छोटे छोटे पहलू हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा और केवाईसी को थोड़ा स्ट्रिंजेंट बनाया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम एएमसी लेवल की बात करें तो जो कॉस्ट इनकर्ड है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से और कौन सी चीज़ें टीआर के अंदर होनी चाहिए, कौन सी बाहर होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, इस पे सबसे अहम फोकस पूरी की पूरी इंडस्ट्री का रहेगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और अब बात करेंगे मॉनसून की। मॉनसून ने इस बार भले ही देर से दस्तक दी है, लेकिन बारिश बहुत जोरदार हो रही है। सुबह से मुंबई में जोरदार बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। शहर में ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। बारिश से मुंबई के मलाड में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि अभी भी मुंबई में शनिवार से 10% पानी कटौती की बात कही गई है। वहीं अगर उत्तर पश्चिमी राज्य की बात करें तो मानसून सीजन में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश यहां पर हुई है। अगले 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान भी जारी कर दिया गया है। आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझाते हैं बारिश किस कदर इस वक्त हो रही है। मुंबई के ठाणे, भिवंडी के साथ ही गुजरात और साथ ही असम में भी भारी बारिश से हाल
कैसा हो रहा है ये आप देख सकते हैं। आगे के लिए भी अभी ऑरेंज अलर्ट जारी है। और टीम वर्क, लीडरशिप, क्रिएटिविटी और साथ ही नेटवर्किंग, ऐसे सॉफ्ट स्किल्स आपके करियर को दे सकते हैं बड़ा बूस्ट। कैसे ग्रो करें अपनी सॉफ्ट स्किल, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और अब बात करेंगे नीता अंबानी की। इंग्लैंड के बकिंघमशायर के स्टॉक पार्क में द वुड्स टेनिस इवेंट का आयोजन हुआ। यहां पर रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और साथ ही चेयरपर्सन नीता अंबानी ने डियागो को पहला रिलायंस फाउंडेशन ESA कप दिया। द वुड्स टेनिस इवेंट को विंबलडन चैंपियनशिप से पहले एक बड़ा प्रैक्टिस इवेंट माना जाता है। दुनिया के टॉप 20 टेनिस प्लेयर्स से ये 7 द वुड्स टेनिस इवेंट में खेल रहे हैं। इवेंट 27 जून से 1 अगस्त तक होगा। 5 दिन के इस आयोजन में रिलायंस फाउंडेशन ESA का पुरस्कार दिए जाएंगे। आपको यहां पर बता दें कि ESA यानी कि एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल नीता अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन की पहल है। ये इसका उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा और खेल को बढ़ावा देना। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिनके बयान के बाद से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक UCC को लेकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस बैठक में कानून सचिव भी शामिल थे। तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने UCC का विरोध करने का फैसला किया है। इस मामले पर कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक भी की थी, जिसमें यह फैसला किया गया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी UCC का विरोध करने का फैसला किया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां UCC का विरोध कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर UCC का समर्थन कर दिया है। सैद्धांतिक रूप से हम UCC का समर्थन करते हैं। संविधान में भी आप ऐसे देखेंगे तो आर्टिकल 44 इसका समर्थन करती है, तो सैद्धांतिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी विपक्षी दलों से, सभी संप्रदाय के लोगों से बैठकर बातचीत करके कंसेंसस और सबको एक मत में लाकर ही इसको आगे जाना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर क्यों छिड़ा है संग्राम, UCC का क्यों हो रहा है विरोध, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।